नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य की इकाई संख्या 4 से रिलेटिव, जिसको हम कहते हैं द्रुत पाठ। और द्रुत पाठ से रिलेटिव जो पहला कवि था अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। इससे आगे वाली ऑनलाइन क्लास में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय से रिलेटिव जीवन परिचय और अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्यगत परिचय के बारे में अध्ययन किया था। मैंने इससे आगे वाली क्लास में आपको बताया था कि द्रुत पाठ से रिलेटिव 3 से 7 लघुतरात्मक या फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इन द्रुत पाठ से संबंधित जो कवि है उनके संपूर्ण जीवन परिचय एवं काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन आज की क्लास में भी करेंगे। आज की जो क्लास है उसका आज की जो क्लास है द्रुत पाठ से संबंधित, उसमें जो दूसरा जो हमारा कवि दिया हुआ है कवयित्री, उनका नाम है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध कवयित्री रही है और इनको काव्य जगत में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। महादेवी वर्मा की कविताएं और कहानियां हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि द्रुत पाठ में आपको 3 बिंदुओं पर हमेशा फोकस करते हुए चलना है। भले कोई भी कवि हमारे जैसे कवि है, पहला कवि हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय था, दूसरा कवि है कवयित्री है, उनका नाम है महादेवी वर्मा, और तीसरे जो हमारे द्रुत पाठ से संबंधित इकाई 4 से जो कवि है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। इन तीनों का हमें जीवन परिचय, उनके काव्य से संबंधित परिचय और उनकी रचनाएं, ये 3 मुख्य बातें हैं या मुख्य बिंदु है, इनको हमें अच्छे से याद करना है। और परीक्षा में भी प्रश्न इनसे रिलेटिव ही पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महादेवी वर्मा हमारी दूसरी जो कवयित्री है द्रुत पाठ से इकाई 4 से संबंधित, तो उनका जीवन परिचय हम सबसे पहले देखेंगे। जीवन परिचय में सबसे पहले हम उनके जन्म की बात करेंगे। तो उनका जन्म होता है 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद। कहाँ होता है इनका जन्म? फर्रुखाबाद में होता है। और फर्रुखाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म है, महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 में होता है और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में आया हुआ वहाँ इनका जन्म होता है। इनकी जो मृत्यु होती है वह 1987 में हो जाती है ईस्वी। इस तरह हमने इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अध्ययन किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रश्न महादेवी वर्मा से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित ही पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की रचनाएं लिखिए। तो आपको मुख्य तौर पर उनकी 5 रचनाओं को याद करना है। हम उनको काव्य संग्रह भी कह सकते हैं। तो हम प्रमुख का नंबर बनाकर लिखेंगे प्रमुख रचनाएं, और यहाँ ब्रैकेट में करेंगे काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रह हम 5 जो उनके लिखे हुए जो काव्य संग्रह हैं उनको हम एक साधारण सूत्र के द्वारा समझेंगे। नीर निशा का दीप। नीर निशा का दीप। नीर निशा का दीप पहला है निहार। पहला जो इनका काव्य संग्रह था उसका नाम था निहार।
दूसरा है र से, ये नी से हुआ निहार, र से होगा रश्मि, रशीम, निहार रशीम। तीसरा है नीरजा। चौथा है शांद्य गीत, शांद्य गीत। और पांचवा है दीप शिखा। इस तरह से ये महादेवी वर्मा ने काव्य संग्रह किया। अब जो काव्य संग्रह जो निहार था, इन्होंने लिखा था 1930 में, 1930 ईस्वी में। इसी तरह से रश्मि लिखा था 1932 ईस्वी में। निहार का इन्होंने जो संकलन है 1930 ईस्वी में किया, और रश्मि का संकलन है वो 1932 में किया, और नीरजा का संकलन है 1935 में किया, और शांति गीत का संकलन है उन्होंने 1936 में किया, और दीप शिखा किया था उन्होंने 1942 ईस्वी में। इस तरह से जो इन्होंने काव्य संग्रह लिखे वो ये कुछ नाम है। इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह। इसी तरह से इन्होंने कुछ प्रसिद्ध गद्य रचनाएं भी लिखी है। इनकी जो इम्पोर्टेंट है गद्य रचनाएं, तो महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो है, ख नंबर लगा के पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा की गद्य रचनाएं। तो महादेवी वर्मा ने कुछ गद्य रचनाएं भी की है, जिसमें जो पहली जो रचना है उसका नाम है स्मृति की रेखा, स्मृति की रेखाएं। और स्मृति की रेखाओं में मुख्य तौर पर एक चरित्र उभर कर सामने आता है लक्ष्मी का, लक्ष्मी, जिसको भक्ति नाम से इन्होंने एक पाठ में बताया भी है, या फिर उन्होंने एक वर्णन भी किया है। भक्ति नाम का एक इनका जो कहानी है उसमें इन्होंने स्मृति की रेखाओं से उभर कर एक चरित्र को उभारा है, जिसका वर्णन इन्होंने किया है भक्ति नाम से, भक्ति। दूसरा है पथ के साथी, पथ के साथी। और पथ के साथी में इन्होंने अपने साथ में जो कवि गण थे या फिर जो कवयित्री थी, उनका अध्ययन उनके बारे में इन्होंने अपने काव्य में लिखा है, जिसका नाम दिया है पथ के साथी। उनमें मुख्य तौर पर इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो इनके मुंह बोले भाई भी थे, निराला भाई कहकर ये संबोधित करती थी इन्हें। महादेवी वर्मा सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में अपने पथ के साथी गद्य रचना में इसका वर्णन करती है, और इनको कहती है निराला भाई भी, ये उनके मुंह बोले भाई थे। एक तो वर्णन करती है ये जयशंकर प्रसाद का, ये इनके भी जयशंकर प्रसाद, और ये इनके साथ में रचनाएं करने वाले कवि थे, और सुमित्रा नंदन पंत। अब इन तीनों, इसके अलावा भी इत्यादि और भी कवि थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में इन्होंने जो वर्णन या फिर इन्होंने लिखा है महादेवी वर्मा ने, वो पथ के साथी नामक शीर्षक में लिखा है। अर्थात प्रश्न आ सकता है कि पथ के साथ महादेवी वर्मा ने पथ के साथी नामक गद्य रचनाओं में किसका वर्णन किया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में अध्ययन किया है। इसी तरह से इन्होंने तीसरी जो गद्य रचनाएं लिखी उसका नाम था श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियों में इन्होंने नारी के चरित्र को उबारा है, नारी के उत्थान के लिए इन्होंने इस गद्य रचना को लिखा। तो नारी के चरित्र से संबंधित, उनके उबारने से संबंधित, उनको समाज में
न्याय दिलाने से संबंधित इस तरह की जो उन्होंने नारी के बारे में जो लिखा है वो लिखा है श्रृंखला की कड़ियों में। इसी तरह से इन्होंने चौथा लिखा था अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, और अतीत के चलचित्र में इन्होंने 11 चरित्र के बारे में लिखे। कितने? 11 चरित्र, 11 चरित्र चित्रण किया है। कितने चित्रण? चरित्र चित्रण, अर्थात इन्होंने 11 चरित्रों के बारे में इन्होंने लिखा है, जिनमें मुख्यतः था रामा। रामा करके एक चरित्र था, उनके बारे में लिखता है। दूसरा उनका जो लिखने का जो चरित्र था वो भाभी, बिंदा, भाभी। पहला तो था रामा, दूसरा था भाभी, बिंदा, सबिया, रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका, बालिका वधू, बिट्टो, बालिका वधू, गीसा। इस तरह से उन्होंने इत्यादि और भी थे, जैसे एक थे अभागी स्त्री, इत्यादि। इट मीन्स अतीत के चलचित्र में इन्होंने रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका वधू, घीसा, अभागी स्त्री, इनके बारे में इन्होंने चरित्र चित्रण किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने जो महादेवी वर्मा ने जो गद्य रचनाएं लिखी थी वो इन मुख्य बिंदुओं के अंदर इतने प्रकार के इन्होंने चरित्र को लिखा। जैसे स्मृति की रेखा है, भक्तिन इसकी एक नौकरानी थी और उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है पूरा। इसी तरह से पथ के साथी इनके जो कविगण मित्र लोग थे जो इनके साथ में थे, छायावादी कवि है सब, तो महादेवी वर्मा भी छायावादी कवि थी। तो इनके साथ में रहते हुए इन्होंने जो पल बिताए उन पूरे पलों को इन्होंने पथ के साथी नामक शीर्षक में लिखा है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ में जो पल बिताए थे इन्होंने, काव्यगत पल या कविता लिखते थे उनके साथ में जब बैठते थे, तो उन्होंने ये जो लिखा था वो इस बारे में, जो पथ के साथी में जयशंकर प्रसाद भी इनके साथी गणी थे, सुमित्रा नंदन पंत तो वो भी साथी गणी थे, सब सायावाद से ही रिलेटिव है ये। इसी तरह से श्रृंखला की कड़ियों में, तो श्रृंखला की कड़ियों में ये पूरा जो श्रृंखला का कड़ियों नामक गद्य रचना है ये पूरा नारी को समर्पित काव्य रचना है। इसी तरह से जो अतीत के छल चित्र था उसमें इन्होंने कुल मिलाकर 11 चरित्रों के बारे में लिखा था। प्रश्न बन सकता है कि अतीत के चलचित्रों में कुल कितने चरित्र के बारे में महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो उसमें 11 चलचित्रों के बारे में, चरित्र के बारे में लिखा है, जिसमें मुख्य तथा रामा करके चरित्र था, भाभी करके चरित्र था, बिंदा करके चरित्र थी, साबिया, बिट्टो, बालिका वधू, घीसा, अभागी स्त्री। इस तरह से इन्होंने अपने काव्य जो गद्य रचनाएं थी वो लिखे। इसी तरह से अगर हम अन्य इनके काव्य की विशेषताओं या फिर महादेवी वर्मा के मुख्य बिंदुओं पर बात करें तो इन्होंने 1940 में एक यामा नाम से यामा नाम से 1940 में जो संग्रहित पाठों का संग्रह था यामा, वो लिखती है और उसमें उन्होंने निहार रश्मि नीरजा, निहार रश्मि नीरजा, निहार रश्मि नीरजा, शांद्य गीत, इन सबका संकलन इस यामा नामक काव्य संग्रह में मौजूद है। तो जो यामा उन्होंने जो काव्य संग्रह किया वो निहार रश्मि नीरजा और शांति गीत को लेकर किया और इनको यामा के ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है महादेवी वर्मा को, वो होता है
यामा के ऊपर, और यामा का संकलन कब किया उन्होंने? 1940 में किया। अब बात यह आती है कि भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह के ऊपर, वह कब मिला? तो वो मिलता है 1982 में, ईस्वी में। इसी तरह से यामा के ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला, भारतीय जो श्रेष्ठ या सर्वोत्तम काव्य हिंदी साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1940 में यामा के ऊपर मिला। इसी तरह से इनको यामा के ऊपर मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। इस तरह से इनको यामा के ऊपर ये 2 पुरस्कार मिले। इसी तरह से बात करें तो नीरजा इनकी एक काव्य था इनका नीरजा करके, उनके ऊपर इनको मिला शेख शरिया पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? शेख शरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा को शेख शरिया पुरस्कार कौन सी कृति के ऊपर मिला? तो उसका उत्तर है नीरजा काव्य पर उनको शेख शरिया पुरस्कार मिला। आगे हम महादेवी वर्मा के बारे में अगर अध्ययन करेंगे ठीक। अब महादेवी वर्मा की जो भाषा थी वह शुरुआत में थी ब्रज भाषा। महादेवी वर्मा की भाषा, तो शुरुआती दौर में इनकी भाषा थी ब्रज भाषा, लेकिन बाद में वही ब्रज भाषा के स्थान पर वह स्वीकार करती है खड़ी बोली। इस तरह से महादेवी वर्मा ने शुरुआत में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को स्वीकार किया। इन्होंने चांद नामक पत्रिका में संपादन किया। कौन सी पत्रिका? चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी जो पत्रिका जिसके लिए ये करते थे कार्य तो वो थी चांद नामक पत्रिका। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और वेदना की कवयित्री भी कहते हैं। वेदना की कवयित्री भी कहते हैं। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। ऐसा पुरस्कार मिला इनको, पद्म भूषण। इस तरह से इनकी काव्यगत विशेषता इनमें मौजूद थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि महादेवी वर्मा अपने आप में एक अनूठी कवयित्री है। इन्होंने काव्यगत विशेषताओं से लेकर अपने जो काव्य लिखने का जो तरीका था उनके तौर ही बदल दिए इन्होंने। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि महादेवी वर्मा किस युग या फिर कौन से काल की कवयित्री थी? तो सीधा साधा मतलब है कि वह छायावाद की कवयित्री थी। आपको मैं बता दूं मोटे तौर पर छायावाद कब आता है? जैसे भारतेंदु युग, उसके बाद में आता है द्विवेदी युग। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम के पीछे रहा भारतेंदु युग, जिनका कार्य 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। उसके बाद में द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 ईस्वी से लगाकर 1918 तक। उसके बाद में छायावाद आता है और छायावाद चलता है 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक, या 38 भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल का हलावत था वो। तो इस काल में महादेवी वर्मा का काव्य सृजन या फिर उन्होंने काव्य सृजन करना शुरू किया। इस तरह से इन आज की जो क्लास थी वह पूरी महादेवी वर्मा के ऊपर थी। अर्थात महादेवी वर्मा के काव्यगत परिचय को लिखिए, या फिर महादेवी वर्मा के बारे में अपने शब्दों को लिखिए, या महादेवी वर्मा के काव्य को समझाइए। तो इस तरह का ये जो प्रश्न आए तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।